टुडे इज़ 21। आज 21 तारीख है और कल की क्लास में आपको हमने सब मॉड्यूल की डेफिनेशन लिखवा रही थी बच्चों। तो सब मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी जो सबसेट है किसी मॉड्यूल का, वो सब मॉड्यूल तब कहलाता है जब वो अपने आप में भी मॉड्यूल की सारी शर्तों को पूरा करता हो। यानी कि एक तरीके से कोई सेट ले लिया आपने n, है ना, तो उसको सब मॉड्यूल तब कहेंगे जब जो n है वो प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप हो और जो एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि एक रिंग का एलिमेंट लिया जाए, एक n का एलिमेंट लिया जाए, तो इनका जो प्रोडक्ट है बच्चों वो n के अंदर ही आना चाहिए। ठीक, और क्योंकि जो n है वो मॉड्यूल का ही सबसेट है, इसलिए उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है ये तो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे, इसलिए इनको अलग से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब मॉड्यूल की डेफिनेशन थी बच्चों, है ना। अब अपने को एक थ्योरम पढ़ना था। सो व्हाट इज द थ्योरम? ओके बच्चों, तो जो अपना पहला थ्योरम अपने को आज पढ़ना है सब मॉड्यूल से रिलेटेड, वो है कि इफ a and b are two submodules of an R module M, then a intersection b is also a submodule of M। ठीक, तो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो आप काफ़ी पहले से करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों ने ग्रुप में भी प्रूफ किया था कि कोई दो सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी अपने आप में एक सब ग्रुप होता है। आपने रिंग में भी ये काम करा है कि दो सब रिंग का जो इंटरसेक्शन होता है वो एक सब रिंग होता है। फील्ड में भी ये किया है। मतलब जितने भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स आपने अभी तक पढ़े हैं उन सभी में आपने दो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। ये आपने हर चीज, हाँ, मतलब हर आर्टिकल में पढ़ा है ये। अब वही चीज़ मॉड्यूल के ऊपर भी आ जाती है कि भाई अगर दो सब मॉड्यूल्स हैं, किसके? मॉड्यूल एम के। ठीक है, यहाँ पे मेन मॉड्यूल कौन है? बड़ा वाला आर मॉड्यूल, वो है एम, और उसके ये दो सब मॉड्यूल्स हैं और हमें ये प्रूफ करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है? सब मॉड्यूल होता है। तो आइए इसका प्रूफ अपन लोग करते हैं। बहुत आसान सा प्रूफ है, बस आप लोगों को सब मॉड्यूल की जो शर्तें होती हैं उनका ध्यान रखना है कि भाई वो शर्तें कौन कौन सी होती हैं। वो शर्तें अगर आपको ध्यान होंगी तो फिर आप आसानी से इसको प्रूव कर पाएंगे कि उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि लेट ए एंड बी आर टू सब मॉड्यूल of an R module M, R module M, then ओके देन की ज़रूरत ही नहीं है अभी। R module M, then we show A intersection B is also sub module of M। ये हम लोगों को बताना है बच्चों। चलिए आइए, बहुत अच्छी बात है। अब सब मॉड्यूल दिखाने के लिए अगर आप A इंटरसेक्शन B को सब मॉड्यूल दिखाना चाहते हो तो उसमें दो चीज़ें दिखानी है मेनली आपको, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि एक तो A इंटरसेक्शन B प्लस के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होना चाहिए और दूसरा एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट कि x, y बिलोंग्स टू A, x, y बिलोंग्स टू B। मतलब भाई अगर दो एलिमेंट किसी भी इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों अलग अलग सेट में भी होंगे, मतलब ए बी में भी होगा x, y और b में भी होगा। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, सिंस a एंड b बोथ आर सब मॉड्यूल्स, भाई ये सब मॉड्यूल्स हैं, बोथ आर सब मॉड्यूल, सो इफ x, y belongs to A, so this implies that x minus y belongs to A, and
x comma y belongs to b implies that x minus y belongs to b. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सिंस a प्लस कॉमा b प्लस r अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ठीक। तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, जो अगर a और b दोनों ही अबेलियन ग्रुप है तो नेचुरली उसमें x माइनस वाई ए में भी होगा, x माइनस वाई जो है वो b में भी होगा। सो यहां से हमें निष्कर्ष ये मिलेगा, हेंस वी से, है ना, हेंस वी से फॉर ऑल x comma y belongs to a intersection b implies that x minus y belongs to a intersection b। तो x minus y भी जो है वो a intersection b में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a intersection b is also group, ठीक, ग्रुप हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि ग्रुप होने के लिए x माइनस वाई का इंटरसेक्शन b में होना जरूरी है। आप इसको सब ग्रुप भी कह सकते हैं, नॉर्मली अपन लोग सब ग्रुप के लिए कंडीशन लेते हैं, बट सब ग्रुप इट मीन दैट इटसेल्फ अ ग्रुप, है ना। तो ग्रुप कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं, एक ही बात है। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो गया बच्चों? एक सब ग्रुप हो गया। अब क्योंकि जो एलिमेंट्स a में थे, है ना, b में थे, वही एलिमेंट आपके x और y में भी है, तो इट मीन्स दैट, सॉरी, जो एलिमेंट आपके मॉड्यूल में थे वही a और b में है, और a और b सब मॉड्यूल है, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेटिव कंडीशन को भी पूरा करेंगे, है ना। सब ग्रुप ऑल्सो ईच एलिमेंट ऑफ a intersection b satisfy commutative law. So a intersection b is abelian group with respect to plus और एडिशन, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में a इंटरसेक्शन b क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप हो गया। तो भैया एक चीज तो अपन लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दी। नाउ नेक्स्ट वन, अगेन लेट एनी, आप एक एलिमेंट ले लीजिए, सपोज दैट आपने एक एलिमेंट ले लिया a बिलोंग्स टू रिंग R, ठीक है ना, और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक, implies x belongs to a comma x belongs to b. Now since a is submodule, a क्या है? submodule है। so for any a belongs to R comma x belongs to a implies that a into x belongs to a, है ना, क्योंकि क्या है, क्योंकि a सब मॉड्यूल है तो a into x किस में होगा? a में होगा। सिमिलरली b is also सब मॉड्यूल, so, है ना, so for a belongs to R comma y belongs to, sorry, x belongs to b implies that a into x belongs to b। तो a x b में भी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि ax जो है वो a में है, ax जो है वो b में है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, सो इसको आप चाहे तो 1, इसको आप 2 नाम दे दीजिए। सो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, ठीक, बाय 1 and 2 फॉर एनी a belongs to R और x belongs to a intersection b implies that a into x belongs to intersection b। इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब ये हो गया कि A इंटरसेक्शन B इज क्लोज्ड अंडर एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन। एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्लोज्ड है। ठीक है ना। ठीक, तो दो चीजें मेनली अपने को जो दिखानी थी कि एक तो A इंटरसेक्शन B एबेलियन ग्रुप है और दूसरा जो A इंटरसेक्शन B है वो एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है। एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होने का मतलब ये है कि एक आप R का एलिमेंट लीजिए और एक आप A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट लीजिए, तो आपको उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो A इंटरसेक्शन B में मिलना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये भी अपन ने संतुष्ट करा दी। अब नाउ जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हैं, ठीक है ना, ऑल्सो ऑल distribution laws satisfy in A intersection B, since all elements of A intersection B are also element of M। ठीक है ना भाई, क्योंकि सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉज जो हैं वो A इंटरसेक्शन B में भी संतुष्ट होंगे, बिकॉज A इंटरसेक्शन B में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एलिमेंट M के ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली A और B M का ही क्या है, M का ही सब मॉड्यूल है। ठीक है, सो हेंस वी से A intersection B satisfy all required condition of modules। ठीक है ना। सो A intersection B is submodule of M। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो A इंटरसेक्शन B है वो भी क्या है, एक सब मॉड्यूल है। तो इस तरह से बच्चों किन्हीं भी दो सब मॉड्यूल्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सब मॉड्यूल होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ किया। ठीक, अब इस पूरे के पूरे प्रूफ में अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी हुई हो, कोई डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई आपको A इंटरसेक्शन B को अगर सब मॉड्यूल दिखाना है तो उसके लिए आवश्यक चीज़ क्या है, बस वो आवश्यकता को आप समझ लीजिए तो आपका काम हो जाना है, फिर उसमें आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं आनी है। ठीक है ना। नाउ अब इसके बाद में आते हैं अपन लोग एक जनरल रिजल्ट के ऊपर। एक नोट मैं आपको नोट के रूप में बता देता हूँ। मतलब भाई अभी आपने दो सब मॉड्यूल्स को लिया, ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन को आपने क्या दिखाया कि वो भी एक सब मॉड्यूल होता है। अब मान लीजिए कि लेट n1 n2 डैश डैश डैश, और ये आप क्या कहते हैं, जितने भी आपको लेने हो डैश डैश n m and डैश डैश be a family sorry बच्चों, be a family of submodules, ठीक है ना, submodules of M, है ना, of R मॉड्यूल, मतलब एक R मॉड्यूल है M, उसके ये सब मॉड्यूल हैं। तो ये जो सब मॉड्यूल्स हैं बच्चों, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें, यानी कि Ni where I belongs to index set, ठीक है, तो यदि हम इन सभी सब मॉड्यूल्स का इंटरसेक्शन लें तो ये जो निकलता है ये भी क्या होता है, ये भी एक सब मॉड्यूल होता है। क्योंकि भाई जिस तरह से आपने दो सब मॉड्यूल्स के इंटरसेक्शन को सब मॉड्यूल दिखाया, वैसे ही एक इनफाइनाइट फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स के इंटरसेक्शन को भी आप सब मॉड्यूल दिखा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भी अभी आपने काम किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी सब मॉड्यूल्स हैं
उन सब का जो इंटरसेक्शन है, मतलब अगर आप फैमिली ले लें सब मॉड्यूल्स की, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक सब मॉड्यूल होता है. नाउ वी डिस्कस द सब मॉड्यूल जनरेटेड. नाउ द नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है सब मॉड्यूल जनरेटेड by a subset of a module. ठीक, मतलब कि सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ अ मॉड्यूल. इट मीन्स दैट कि आप क्या करें बच्चों कि एक सबसेट लें, है ना. लेट S be a subset, empty, it's a not empty, be a subset of R module M. ठीक, मतलब ये एक सबसेट है. I repeat, it's a subset, it's not a module. ठीक है. and suppose n1 n2 comma nm and dash dash are the sub modules containing S. ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सब मॉड्यूल ऑफ एम है के लिए ये यस. अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, है ना. अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है. हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी मॉड्यूल के सबसेट से जनरेट होने वाले सब मॉड्यूल को देखना चाहते हैं कि वो होता कैसा है बेसिकली. तो उसके लिए ज़रूरत होगी आपको एक सबसेट की. आपने ऐसे एक सबसेट लिया, उसके बाद में आपने एक फैमिली ली सब मॉड्यूल्स की. कैसी फैमिली ली, n1 n2 nm, बहुत सारे सब मॉड्यूल्स लिए. लेकिन सभी मॉड्यूल्स की ये खासियत है कि वो सभी s को अपने अंदर रखते हैं, है ना. सब अपने अंदर रखते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि s इज अ सबसेट ऑफ n1, of n2, S is a subset of n3 and so on. S is a subset of nm and dash dash. कि यदि हम लोग इन सभी, है ना, I belongs to index set, अगर हम इन सभी n i's का इंटरसेक्शन ले लें तो डेफिनेटली ये जो इंटरसेक्शन होता है ये भी क्या होता है, एक सब मॉड्यूल होता है. ये अपन पढ़ लिया है, ठीक है ना. तो ये भी एक सब मॉड्यूल होगा. और ये जो सब मॉड्यूल होगा बेसिकली ये क्या होगा, ये अपने आप में S को अपने अंदर रखेगा. ठीक है, क्या रखेगा, S को अपने अंदर समाहित भी करेगा. एक मिनट जरा. तो ये जो इंटरसेक्शन से बनने वाली फैमिली है, ये फैमिली भी अपने आप में S को अपने अंदर रखेगी. इट मीन्स दैट कि ये जो इंटरसेक्शन से बनने वाली फैमिली है ये वो स्मॉलेस्ट फैमिली है जो S को अपने अंदर क्या करती है बच्चों, रखती है. ठीक है ना.
तो ये जो स्मॉलेस्ट मॉड्यूल सब मॉड्यूल बना, दिस इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल, है ना, स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल, दिस इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल। तो ये जो स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल बना है, दिस स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल इज कॉल्ड मॉड्यूल या सब मॉड्यूल generated by a subset of M। ठीक, तो इस तरह से जो फैमिली, इस तरह से जो सब मॉड्यूल जनरेट होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं अ सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ M। ठीक है ना। सो ये थी कंसेप्ट सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ अ मॉड्यूल। मतलब किसी भी मॉड्यूल के किसी सबसेट से जो भी सब मॉड्यूल जनरेट होगा वो किस तरह का होगा, है ना, और क्या, मतलब एक तरह से ये कहें कि व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा मैथमेटिकली, तो वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। उसके लिए हमें ज़रूरत क्या होगी, हमें उसके लिए एस से बनने वाले पहले मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, सब मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, और उन सब का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो जो इंटरसेक्शन आएगा, दैट इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट आर सब मॉड्यूल ऑफ एम कंटेनिंग दैट सबसेट एस, है ना। और आप इसको एक स्पेशल सिंबल से डिनोट कर सकते हो, है ना। सपोज दैट के, भाई ये तो समझ में आ गया, सपोज दैट कि ये के है, तो सपोज दैट k इज द स्मॉलेस्ट i बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और ये ni, तो ये सारे के सारे क्या कहते हैं ni's का इंटरसेक्शन है k, तो डेफिनेटली k इज ऑल्सो सब मॉड्यूल। तो यहाँ पर ये जो k होगा ना, यहाँ पर k is called smallest, है ना, smallest r सब मॉड्यूल, smallest r some module of M generated by, है ना, या containing S and it is denoted by what? It is denoted by k इज इक्वल्स टू एस। मतलब इस तरह से, अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि k एक ऐसा सब मॉड्यूल है जो s से जनरेट हो रहा है, आई रिपीट s के एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको ये डेफिनेशन लिखनी हो कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय अ सबसेट ऑफ अ मॉड्यूल, तो वो उसकी डेफिनेशन ये कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर वो डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन है किसकी? किसी सबसेट से जनरेट होने वाले सब मॉड्यूल की, ठीक है ना। तो वो क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप समझिएगा, द स्मॉलेस्ट, अब स्मॉलेस्ट कैसे बनाया जाता है, वो इस तरह से बनाया जाता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। सो द स्मॉलेस्ट आर some module of M containing a subset S. Subset S is called the R submodule generated by S, ठीक। So the smallest R submodule of M containing a subset S
इज कॉल्ड द आर सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय एस, ठीक है ना, एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है। मतलब कि किसी भी सबसेट, जो कि आई रिपीट फिर से यहाँ पे इस चीज़ को समझना कि एक सेट है, सबसेट है मॉड्यूल एम का, तो इस मॉड्यूल एम का ये जो सबसेट है, इस सेट को अपने अंदर रखने वाला सबसे छोटा जो सब मॉड्यूल होगा, उस सब मॉड्यूल को हम कहेंगे कि दैट इज द आर सब मॉड्यूल। ये जो के है, दैट इज के जो है वो एम के से छोटा है ना, तो दैट के इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल, स्मॉलेस्ट सब generated by S। और बेसिकली ये S है, ये जो स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल है, ये बनता कैसे है? ये बनता है बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब मॉड्यूल्स कंटेनिंग दैट सेट S, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोई भी स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय अ सेट ऑफ अ मॉड्यूल क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। हाँ यशवंत बोलो। सर ये जो तो यहाँ जो नोट लिखवाया सर आपने, लेट n1 n2 nm ये फैमिली ऑफ द मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल है सर, इसमें जो इंटरसेक्शन ni जो नीचे लिखा है वो इंडेक्स है सर, ये लिखना है? नहीं, इट्स नॉट ए, इट्स अ इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट है वो, है ना, राइट, इट्स अ इंडेक्स सेट। और किसी को कोई परेशानी? सो व्हाट इज फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल, क्या होता है? तो आइए ज़रा उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एन आर मॉड्यूल एन आर मॉड्यूल एम is said to be finitely generated R module if M is generated by some finite number of elements x1 x2 xn where xi belongs to M and that I is lies between some k and greater than 1, ठीक है ना, दिस वन। मतलब कि ये है कि ये जो i है ये किसी फाइनाइट नंबर 1 और k के बीच में है, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, m को जनरेट कर रहे हैं। तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कोई सेट जनरेट होता है या मॉड्यूल जनरेट होता है, बेसिकली आर मॉड्यूल जनरेट होता है, तो हम उसको कहते हैं फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल, ठीक है ना। एंड ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स x1 x2 x1 x सॉरी ये k तक नहीं था, ये n तक था बेसिकली, तो n कर लीजिएगा इसको, है ना।
तो xn called generators of m। तो इस ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, जनरेटर ऑफ m कहा जाता है। नाउ इसके बाद में अब डेफिनेशन आती है साइक्लिक मॉड्यूल की। साइक्लिक मॉड्यूल, व्हाट इज साइक्लिक मॉड्यूल? तो इट्स वेरी इजी, एनी मॉड्यूल जो साइकिल मतलब कोई भी मॉड्यूल साइक्लिक मॉड्यूल कहलाएगा यदि वो अपने ही किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता हो, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आ आर मॉड्यूल m is called cyclic if m is equals to x for some x belongs to m, ठीक है। मतलब कि अगर ये जो r मॉड्यूल है m अपने ही किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है, एक एलिमेंट से, ध्यान रखना बच्चों, एक इससे जनरेट होता है, तो हम उसको कहते हैं साइक्लिक मॉड्यूल। आई रिपीट, क्या कहते हैं उसको, साइक्लिक मॉड्यूल कहते हैं। एंड जो साइक्लिक मॉड्यूल होता है उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वास्तव में वो किस रूप में, r इंटू एक्स प्लस इट्स n इंटू एक्स, r belongs to what, where r belongs to capital R and n belongs to integers का जो सेट है वो, और x तो डेफिनेटली m का एलिमेंट है। तो m के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि रिंग के एलिमेंट्स के साथ में बनाए जाते हैं, ठीक है। और साथ में उसमें n x भी होता है, मतलब कि ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर इज ऑल्सो अ रिंग, तो इंटीजर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। और अगर r जो है, r इज जिसे कहें कि यूनिटल रिंग, मतलब कि अगर वन बिलोंग्स टू r, अगर वन जो है वो r के अंदर है, तो इसका मतलब ये हो जाता है, तो इससे ये निष्कर्ष निकल जाता है कि m कैन बी रिटर्न r इंटू एक्स सच दैट r बिलोंग्स टू r, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में i होता है, 1 होता है, और जब 1 यहाँ पर आएगा तो उस 1 के कारण जो x है वो m के अंदर आ जाएगा। क्योंकि भाई अगर हम ये कह रहे हैं कि जो m है वो x से जनरेट हो रहा है, x से मतलब m इज अ साइक्लिक मॉड्यूल, और वो m से x से जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो जो x है वो m के अंदर भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वाला चीज़ डाल देते हैं। लेकिन अगर जो है वो ऑलरेडी रिंग के अंदर है, मतलब R इज अ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी, तो उस केस में जो हमारा साइक्लिक मॉड्यूल है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस रूप में होंगे, मतलब x में हम R का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें मॉड्यूल के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं मिलते जाएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया बच्चों कि व्हाट इज द साइक्लिक मॉड्यूल, ठीक है ना, उसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, साइक्लिक मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, फाइनाइटली जनरेटेड आर मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, एंड देन मैंने आपको ये भी समझाने का प्रयास किया कि जो स्मॉलेस्ट आर सब मॉड्यूल होता है जो कि किसी सेट को अपने अंदर रखे वो किस तरह का होता है, उसकी बनावट किस तरह की होती है। फिर आपको ये भी समझाया कि अगर हमारे पास में कोई फाइनाइट फैमिली है किसकी उसकी सब मॉड्यूल्स की, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सब मॉड्यूल होता है, ठीक है ना। और अगर वो जो फैमिली अगर किसी पर्टिकुलर सेट को अपने अंदर रखती है तो वो जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल विच कंटेन दैट सेट, तो उस सेट को रखने वाली स्मॉलेस्ट फैमिली होती है। एंड सिमिलरली आपको फिर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई कि दो सब मॉड्यूल्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक सब मॉड्यूल होता है। तो इतनी चीज़ें बच्चों आज अपन लोगों ने पढ़ी। नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके आगे यानी कि साइक्लिक मॉड्यूल के आगे की जो थ्योरम्स हैं वो करवाऊंगा, एंड देन इसके बाद में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट
ऑफ सब मॉड्यूल जो है उसके ऊपर हम लोग लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। थोड़ा